आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अजय सिंह राठौर है। मैंने इससे पूर्व मेडिकल की पढ़ाई करी है इंस्टीट्यूट से। उसके पश्चात मैं यूपीएससी में सेलेक्ट हुआ और अभी यहाँ पे एएसपी श्री गंगानगर पोस्टेड हूँ। तो मुझे कहा गया कि कुछ उद्बोधन करना है, आप लोगों को मोटिवेशन के लिए कुछ कहना है। वैसे मैं ज़्यादातर पीछे बैठने वाले लोगों में से था और मैं उन लोगों में से हूँ जो ज़्यादा ये जैसे मैंने पूछा था जिसने जवाब नहीं दिया, उन्हीं लोगों में से था। तो मैं इतना सीरियस नहीं था कभी, पर हाँ कुछ तो अलग था, वही मैं आज आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। और मैं अपेक्षा भी रखूँगा कि शायद आप लोगों को मुझसे कुछ सीखने को मिले और आपके जीवन में काम आए। तो मुझे कहानियों का शौक है, तो मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। तो ये कहानी है एक शेर के बच्चे की। आप लोग में से कुछ लोगों ने पढ़ी होगी क्योंकि बहुत छोटी क्लास में पढ़ाई जाती थी ये कहानी, तो मुझे लगता है कि आज भी समझने की जरूरत है, इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा। तो ये शेर के बच्चे की कहानी है। वो अपने झुंड से कहीं खो जाता है और भेड़ बकरियों के बीच में चला जाता है। तो फिर वो अपना जीवन भेड़ बकरियों के साथ व्यतीत करने लगता है। वहां पे वो परेशान हो जाता है, खाने से नहीं तावों से परेशान हो जाता है। बाकी भेड़ के बच्चे कहते हैं कि यार तू हमारी तरह दुनिया नहीं खाता, तेरी आवाज नहीं निकलती, तेरा तो रंग भी सफेद नहीं है, किस तरीके का जानवर है? बिल्कुल भेड़ नहीं है। वो भी सोचता है यार भगवान मुझे क्या बनाया, मैं सबसे बेकार भेड़ निकला, ना मैं बोल सकता हूँ ना मैं दिखता हूँ भेड़ जैसा। ऐसे विचार करके उसका जीवन दुख में जा रहा होता है और वो एक बड़ा शेर बन जाता है, पर वो एक दुखी भेड़ भी बन जाता है। उसको समझ ही नहीं आता, उसका जीवन दुख में निकलता है। फिर एक दिन उन भेड़ों के झुंड में एक और शेर आता है बाहर से और वो हमला करता है। वो देख के चौंक जाता है कि अरे इन भेड़ों के बीच में एक शेर और भागा भागा जा रहा है। तो उसे पकड़ता है पहले, बोलता तू क्या कर रहा है? तो वो बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मैं भेड़ हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो और चौंक जाता है, अरे ये शेर क्या कर रहा है, ये भेड़ क्यों बोल रहा है? तो बोलते तुम्हें किसने कहा कि तुम भेड़ हो? बोलते नहीं मैं भेड़ हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो। तो वो उसको पानी के पास लेके जाता है और उससे बोलता है देख मैं शेर हूं, समुद्र से डरता, और तू देख तू मेरे जैसा है, तू शेर, तू भेड़ नहीं। और तब उसे समझ में आता है, वो पूरी जिंदगी ये सोच रहा था कि वो भेड़ है और वो एक लायक भेड़ नहीं है, मतलब कुछ कमियां हैं, वो भेड़ जैसा नहीं है, पर वो असली में एक शेर है। अब वो मिमियाने की कोशिश नहीं करता, वो पहली बार धाड़ने की कोशिश करता और वो धाड़ता है। वो ऐसा धाड़ता है कि पूरा जंगल सुनता है। अब ये कहानी हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है। जब हम पैदा होते हैं हमारे माँ बाप बहुत अपेक्षाएं रखते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा शेर है, बहुत आगे जाएगा। पर जीवन में कहीं ना कहीं हम औरों की बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगते हैं और हमें लगने लगता है कि हम इस काबिल नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा, मैं आज इसलिए यहाँ पे ये नहीं कहना चाहता कि ऐसे पढ़ाई करो या ऐसे कुछ करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर आदमी अपनी एक लाइन में शेर हो सकता है। आप खेल की लाइन में शेर हो और आप पूरी जिंदगी बाकी भेड़ों की तरह पढ़ने की कोशिश करने लग जाए, तो शायद आप कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है आप बिजनेस में बहुत अच्छे हो सकता है मैथ्स में अच्छे हो सकता है साइंस में अच्छे, ये मैं नहीं जानता, पर ये आप जानते हैं। ये आपको शेर की तरह उस पानी में झांकने की जरूरत है, खुद को देखने की जरूरत है, आप किसमें अच्छे हैं और फिर उसमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि मेरी ये समझ कहती है कि अगर आदमी खुद के हुनर को पहचान के, और खासकर से स्कूल के अंदर, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे अभी 10वीं से भी कम की कक्षा में हैं, 12वीं की कक्षा में हैं, अपना जीवन तय करने वाले हैं, एक लाइन चुनने वाले हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग मुझ जैसा बनना चाहें या मोहित जैसा बनना चाहें या सुभाष जी जैसा बनना चाहें, हो सकता है आप हमसे भी आगे चले जाएं, पर जरूरी है आप पहचान, ना कि कोई आपका बगल वाला कहे कि यार तू ये चीज में अच्छा नहीं है, तू इसमें अच्छा नहीं है और तू इसमें अच्छा नहीं है, और आप हताश होकर जीवन व्यतीत करेंगे, या आप खुद को उनके जैसा बनाने लगे या उनकी इच्छाओं पे खड़े करने की कोशिश करने लगे, कहें तो भेड़ बन के मिमियाने लगे। आप शेर हैं, अपने अंदर की उसको पहचानिए। और मैं सोचता हूँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं कह रहा हूँ मैं पीछे बैठने वालों से था तो बड़ी जल्दी बोर हो जाता है। 2 मिनट से ज़्यादा सुन ही नहीं पाता, वैसे भी 4 मिनट हो गए 2 से। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे ये 2 मिनट अगर आपने सुने हैं और आपके जीवन में अगर कहीं भी योगदान दे सकते हैं, तो मैं अपने जो समय यहाँ बिताया है उसको फ्रूटफुल समझूंगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा।
और मेरे पास मोहित आएगा, वो कह रहा है कि अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कोई प्रश्न होंगे तो उसको लेगा वो, तो मुझे लगता है वो आपको बेहतर जवाब दे पाएगा, मुझसे ज़्यादा होनहार भी है मोहित पढ़ाई में, तो आपको वो भी बता पाएगा। पर मेरा तो बस यही योगदान रहेगा आपके जीवन से कि अपने अंदर को पहचान सकें। धन्यवाद, जय हिंद। Thank you, sir. But we are likely to have you on stage and हमारे बीच हमारे सभी स्टूडेंट्स हैं। So अगर कोई भी स्टूडेंट अजय सर से कुछ पूछना चाहता है, कोई डाउट या उनकी जर्नी के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, सो माइक लीजिए। आपके बीच माइक लेकर आ रहे हैं सर। अगर आप में से कोई भी अजय सर से कुछ पूछना चाहता है, प्लीज रेज योर हैंड। बोले कोई मुझसे पूछना भी चाहता है, मुझे ताजुब होता है। आगे मंच पर आए प्लीज। बताइए। Any of the student? My name is Veer Singh Rajpuri. I am from class 12th H. मेरा सवाल ये है कि आपकी क्लास 12th में कितने परसेंटेज थे? इसी बात का मुझे डर था, इसलिए मैंने सोचा था कि मोहित ही जवाब दे। तो यार मैंने कहा कि मेरा ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं था एकेडमिक रिकॉर्ड, पर ठीक है 91% से जहाँ तक मुझे ध्यान आता है। मैं यहाँ पे जिस जगह खड़ा हूँ उससे मैं चाहता हूँ आप प्रोत्साहित हो। तो मैं ये भी बता दूँ कि उस समय उसी क्लास 12 के साथ मैंने एम्स में सिलेक्शन भी पाया था मेडिकल का, और यही कारण था मेरा ध्यान मुझे ऐसा लग रहा है इस बच्चे के माध्यम से कोई और सवाल करना चाहता तो क्लास 10th के और बाकी के परसेंटेज ना पूछे जाए। सर आपके करियर के बारे में कुछ बताइए। मेरे करियर की दो जर्नी रही है। एक तो मैं मेडिकल में डॉक्टर था, वो तो मेरा संक्षेप में रहा करियर। कोरोना में काम किया, एक ये अच्छा काम था, और हो सकता है शायद मेरे उस काम से किसी को भला हुआ, किसी की जान बची हो, तो उसके लिए मैं गर्वान्वित भी महसूस करता हूँ। तो पीछे मुड़ के देखते हैं। और जो मेरा अब जो करियर है पुलिस वाला, इसमें मैं खुद को मानता हूँ कि मैं भी शुरुआती दौर में हूँ। मैं स्टूडेंट की तरह समझता हूँ खुद को, बहुत कुछ सीखना बाकी है। आप बड़े लोगों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन को देखता हूँ, उसके बाद इसका ये करियर शुरू किया जाएगा। धन्यवाद। और किसी को थैंक यू सो मच यार, दो मुश्किल क्वेश्चनों के लिए। किसी और को पूछना है तो आप पूछिए, वीर के माध्यम से ना पूछिए। सर मेरी 12th ना होने वाली है, तो आई वांट टू प्रिपेयर नीट, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए। यार नीट एक अच्छी लाइन है, मतलब अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं और आपकी 12th होने वाली है, तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप पहले 12th में ध्यान से पढ़िए। आपकी 12th होने वाली है, क्योंकि नीट में जो एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह रहती हैं वो काफी हद तक काम की रहती है। तो अगर आप बहुत अच्छे से उसे पढ़ पाएंगे, या तो आप अभी से नीट की तैयारी कर रही है तो आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। नहीं पता है तो भी एनसीईआरटी की किताबों को बहुत अच्छे से पढ़िए, ये मैं आपको सुझाव दूंगा। इससे आपके 12th में नंबर भी ज्यादा अच्छे आएंगे, मेरे से ज्यादा आएंगे। और उसके बाद जब आप नीट की तैयारी करेंगे उसमें आपको थोड़ा सा फोकस बदलना है। जैसे आप अपने पुराने वो भी देखे होंगे, जैसे फिजिक्स जैसा एक सब्जेक्ट है, वो बोर्ड के लेवल पे थोड़ा अलग तरीके का और आसान रहता है, पर जब आप नीट का या एम्स में सिलेक्शन चाहते हैं तो उसका थोड़ा कठिन रहता है सिलेबस। तो उसके लिए आपको पुराने पेपर देख के सॉल्व करने की जरूरत है, और उसके आधार पर फिर अपने पढ़ाई को चेंज करने की जरूरत हो सकता है। आपको थोड़ी दूसरी बुक पढ़नी पड़े, दूसरा मटेरियल लेना पड़े। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई बहुत स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो आप आपके प्रिंसिपल सर के माध्यम से मेरा नंबर ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको मदद करूँगा। ओके सर, थैंक यू। तो कोई स्टूडेंट ऐसे कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज डू फास्ट, कोई भी। मनोहर शर्मा, मैं एमडी कॉलेज बीए का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि सर नई शिक्षा नीति के आधार पर जो पढ़ाई के अंदर बदलाव है और कंपटीशन के आ रही हर बोर्ड के लिए आप कुछ सक्सेस कुछ बताइए।
मैं समझा नहीं, नई शिक्षा नीति में बदलाव है, हाँ जी, इससे आप क्या समझना चाहते हैं? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो नई शिक्षा नीति आ रही है, जो ये बुक्स के अंदर जो चेंजिंग आएगी, उस आधार पे जैसे कॉम्पिटिशन के अंदर हर एक एग्जाम के अंदर दो बार सिलेबस को चेंज किया जा रहा है, इसके मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल लगता है, चुनौती भरा लगता है कि बार बार सिलेबस चेंज हो जाता है, पर मेरी समझ ये कहती है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, चाहे वो यूपीएससी या किसी को भी देखें, तो ये समान लोगों के बीच में दौड़ है। अगर सिलेबस बदलता है तो सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए बदलता है। तो इसे चुनौती की तरह नहीं, ये फेयर ही रहता है, सबको, किसी को पहले से नहीं पता चलता। हाँ, आप क्या कर सकते हैं उसके अंदर, जो मेरी समझ है वो ये है कि किसी भी पेपर को या किसी भी एग्जाम को समझने के लिए उसके पुराने पेपर सॉल्व किया जाए, तब आप उसका पैटर्न समझ सकते हैं। केवल सिलेबस में माइनर चेंजेस होते हैं, पर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है। तो जैसे सिलेबस में चेंज हो, आप उस पार्ट को, कंटेंट को ऐड कर लीजिए, और जब आप पेपर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पैटर्न भी समझ होती है, आपको ज्यादा दिक्कत आती नहीं है। ये मेरी समझ है। और जो मैंने यूपीएससी दिया उसमें भी कुछ इसी रास्ते पे चला। और रीट पात्रता में जो नई शिक्षा नीति उसके टॉपिक जोड़े गए हैं सर कुछ। तो मैं यही चीज कहना फिर से दोहराना चाहूंगा, नई शिक्षा नीति में टॉपिक बदल सकते हैं, पर एग्जाम का पैटर्न, एग्जाम में बैठने वाले लोग और कॉम्पिटिशन का लेवल नहीं बदलेगा। तो ये चीजें वहाँ पे उन टॉपिकों को, वो कंटेंट है, वो एक बुक का कंटेंट है, वो चेंज होगा तो आप उसको चेंज करके पढ़ सकते हैं, पर वो पैटर्न वहीं पे रहेगा, तो आपको उस पर पकड़ बनानी पड़ेगी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज मोहित, आई एम फ्रॉम क्लास 9। सर मेरा सवाल है, आप कितने घंटे पढ़ते थे जब आप यूपीएससी क्लियर करना चाहते थे? पहले तो मुझे लगा कि मोहित की आवाज सुनने से मुझे लगा कहीं मोहित तो सवाल नहीं पूछने लगा है आगे बैठकर। मैं तो ज्यादा जानता नहीं, पर मोहित से मैंने पूछ लिया तो मोहित ने बताया वो 25 घंटे पढ़ लेता था चॉइस में। सर आप बताइए, आप कितने घंटे पढ़ते थे? मैं तो कमजोर विद्यार्थी हूँ, इसलिए मैंने मोहित के घंटे बताया 25 घंटे। आप 25 घंटे पढ़ लेंगे तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए, ये तो मजाक की बात रही, पर अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो ये है कि इसका घंटे का हिसाब नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आप अपने लक्ष्य और उसके लिए कितना पढ़ना है इसे समझिए। अगर मान लीजिए जैसे आपको एक एग्जाम की तैयारी करनी है और आपको समझ में आता है कि मुझे 10 पेपर सॉल्व करने और ये 2 किताब पढ़नी है, तो ये कितने घंटे में कर सकते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आप अगर आज एक दिन में करते तो 4 दिन गेम खेली, कोई दिक्कत नहीं, और हो सकता है कि आप 2 घंटे बाद थक जाते हैं, आप पढ़ ही नहीं पा रहे, तो फिर आपको वहाँ पे आराम करके वापस पढ़ने आना पड़ेगा। तो कभी भी मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप किसी से पूछी भी मत कि आप कितने घंटे पढ़ते हैं। हो सकता है मैं 4 घंटे पढ़ता हूँ और आप नहीं पढ़ते। जैसे मैं मेडिकल की वजह से मेरी दिनचर्या को जैसी थी कि मैं रात को ज़्यादा पढ़ता हूँ, हो सकता है आप नहीं पढ़ते हो, आप सुबह ज़्यादा पढ़ते हो। तो हम एक दूसरे के घंटे के बजाय हम एक दूसरे की पढ़ाई की बराबरी करें कि आप सोचेंगे मैंने ये जो चीज़ें पढ़ी हैं, आप भी वही पढ़ने की कोशिश करें, भले ही घंटे कम या ज़्यादा। तो ये मेरी समझ है। एक और प्लीज। Why did you switch your career from medical line to a civil servant? ये क्वेश्चन का जवाब तो दे दे कि मैं यूपीएससी में भी परेशान हो रहा हूँ। क्या आप खुश नहीं है मेरे इस करियर में आने से या मेरे जिले में आने से? नहीं सर, I am also a civil servant aspirant. सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट। Yeah. तो देखिए, सिविल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छी जॉब है, जिस हिसाब से आप समझेंगे आप अपना एक करियर में एक नॉलेज पाते हैं। जैसे मैंने मेडिकल की पाई, हो सकता है आप इंजीनियरिंग के पाते होंगे, पर उस नॉलेज को कहाँ अप्लाई करना है वो उसका प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करता है। आप जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं तो आप जैसे अगर इस कैमरे को बहुत अच्छा संचालित कर सकते हैं तो ये आपकी पढ़ाई के लिए और आपकी स्किल्स के लिए। पर मैं यही चीज़ कहूँ कि अगर आपको एक कलेक्टर बना दिया जाए जैसे मोहित है, तो आप इसी नॉलेज को सिर्फ एक कैमरे में नहीं, पूरे जिले में लगे कैमरे में, सभी कैमरों में संचालित करने में उपयोग कर सकते हैं। तो पूरे जिले को लाखों लोगों को फायदा किया जा सकता है। उसी तरीके से सिर्फ एक कैमरा नहीं, इस समझ को जब आप अप्लाई करेंगे हर फील्ड में, चाहे वो पुलिसिंग हो, चाहे वो मेडिकल का फील्ड हो, जब आप अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे एक जिला लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक राष्ट्रीय लेवल पे, तो आप बहुत ज़्यादा योगदान दे पाएंगे उसी काम से। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे आंसर से आप प्रोत्साहित हुए हैं और मैं चाहूँगा कि आप कैमरे के उस तरफ नहीं, अगली बार कैमरे के इस तरफ तरफ के संबोधित करें। तो एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर अजय सर के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। प्लीज सर बताइए। कुछ क्वेश्चन मोहित के लिए भी रखिए, वो बहुत तैयार है क्वेश्चन के आंसर। हाँ सर बताइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई
बच्चे को यदि हम IPS या IAS अधिकारी बनाना चाहें उसके लिए माता पिता को किस चीज का यानी कि सहयोग करना चाहिए, क्या क्या सहयोग करेंगे हम? काफ़ी मुश्किल सवाल है। पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगा, पहली चीज़ माता पिता को जो करनी चाहिए उस बच्चे को और उसके हुनर को समझने की करनी चाहिए। कई बार होता है कि कोई बच्चा हो सकता है कि पढ़ाई के इस क्षेत्र में अच्छा हो या दूसरे क्षेत्र में, और हम उसमें दूसरे क्षेत्र में जोर लगाने लग जाएं तो उसका नुकसान कर देते हैं। अब जैसे मेरी समझ ये कहती है कि IAS IPS ही सब कुछ नहीं हो सकता है कि आपका बच्चा अगला नीरज चोपड़ा बनता हो इस देश के लिए, तो सबसे पहले उसके हुनर को पहचानने की जरूरत है। दूसरी चीज खासकर गंगानगर जिले में जहाँ पे मैं अभी काम कर रहा हूँ देख रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपको उसकी संगति में भी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे नशे की समस्या काफी बड़ी है। तो अगर आप अपने बच्चे को बचा के और सही रास्ता सिखा सकते हैं, मेरा ऐसा भरोसा है कि हर बच्चे के अंदर हुनर है। और ये मैं सिर्फ काल्पनिक बातें नहीं करता, मेडिकल के अंदर बेल्स कर्व कहा जाता है कि एवरेज आदमी नियरली इक्वल एक अच्छे IQ का होता है, ना वो कम ना वो बहुत ज्यादा, और हम सब एवरेज IQ के हैं। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो आपका बच्चा भी कर सकता है, बस उसे दिशा दिखाने की जरूरत है आपकी तरफ से। क्योंकि मेरी बच्ची भी यही DAV स्कूल में ही यानी कि भूमिका के नाम से भी आप सब प्राइज लेके गई है। भूमिका बहुत बहुत बधाई भूमिका, और भूमिका के पास प्रिंसिपल सर का गाइडेंस है जो उसे गाइड करते रहेंगे, और आपका भी गाइडेंस रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ भूमिका भी इस तरह पाएगी स्टेज के प्राइज देने वाले की कैटेगरी में। थैंक यू सर। धन्यवाद।